कॉपी देना। एक्सप्लेन कर दिया था मिडिल में क्यों रखना है सब कुछ। देखिए अपनी बात हुई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने कहा है कि हमें स्लिट जो है, एक स्लिट लेते हैं, सोर्स लेते हैं और उसके सामने हम दो स्लिट रखते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये है और कोशिश ये करते हैं कि दोनों के जो एम्पलीट्यूड लें हम। आपने कंट्रास्ट वगैरह पे न्यूमेरिकल किया था क्या? हमें दो जो स्लिट लेनी है उनकी जो विड्थ है वो इक्वल लेना ठीक होगा, ये अपनी बात हुई थी, जिससे आपके दोनों के एम्पलीट्यूड एक सेम रहे। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये वाली जो डिस्टेंस है अगर इस डिस्टेंस के इक्वल है तो क्या होगा, दोनों के फेज सेम होंगे, और अनइक्वल है तो फिर फेज में डिफरेंस होगा, ये अपनी बात हुई थी। इसका मतलब जब हम 1 से 2 बनाते हैं तब ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम एम्पलीट्यूड के होंगे या दोनों के फेज सेम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको पूरा समझाया था। कहा था कि अगर ये मान लो डिस्टेंस x1 है और ये कुछ अलग है, x1 प्लस समथिंग लिख देंगे अगर यहाँ, तो उससे यहाँ पर फेज में डिफरेंस आ जाता है। तो जो भी यहाँ अपना वैल्यू आप लिखेंगे, मान लो आपने λ/2 का लिखा, तो इसमें फेज डिफरेंस रहेगा। और नहीं है, दोनों तरफ से बराबर है दूरियां, तो हम कह देंगे कि दोनों के फेज सेम होंगे। दोनों विंडो जो है वो अलग अलग विड्थ की होंगी तो हमारे एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो। दोनों विड्थ इक्वल है तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे। जैसे मान लीजिए ये विंडो हमारी और ये विंडो में रेशियो है 1:4 का, विड्थ अलग अलग है, तो जो विड्थ रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का रेशियो होगा। यानी हम कह सकते हैं I1 और I2 का जो रेशियो है, विड्थ रेशियो क्या लिया है अपन ने, 1:4, तो I1 और I2 का रेशियो भी होगा 1:4। हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो इंटेंसिटी के स्क्वायर से आते हैं, तो अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो मुझे इन दोनों सोर्सेस से जो आने वाली वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो अगर आप सोच रहे हैं तो वो हो जाएगा 1:2, ये इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। अब इससे हमें फर्क क्या पड़ेगा, इससे मैंने आपसे कहा भी था कि इससे हमारी क्वालिटी ऑफ इंटरफेरेंस पर फर्क पड़ता है। एक हमने पैरामीटर डिफाइन किया था, विजिबिलिटी। क्या था वो विजिबिलिटी? हमने डिफाइन किया था 2√I1 I2 अपॉन, तो मैं अगर I1 को I लेता हूं तो I2 अपना 4I हो जाएगा, 4 टाइम्स, और नीचे I1 प्लस I2। परसेंटेज में अगर हमें लेना होता है तो इस तरह से आप परसेंटेज में इसकी विजिबिलिटी देख सकते हैं। 4 का अंडर रूट से 2 हो करके ये 4/5 × 100,
यानी ये विजिबिलिटी जो है हमारी 80% है। जबकि इसकी जगह अगर मैं I1 को I2 के इक्वल लेता तो यहां 2 आ जाता, 2i, और यहां भी 2i, और आंसर मेरा 100%। तो जो फ्रिंज पैटर्न की जो क्वालिटी है, ये विजिबिलिटी है, जो कंट्रास्ट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके एम्पलीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल है। और अनइक्वल है तो आप देखिए यहाँ पर इस केस में जब एम्पलीट्यूड 1:2 में है या इंटेंसिटी 1:4 में है, तब हमारा कंट्रास्ट 80% रहा है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इक्वल होना अच्छा है, बट अनइक्वल भी है तो भी इंटरफेरेंस तो मिलेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्वालिटी कमजोर आई। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं ये होता है आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। ये वैल्यू भी हमारे पास होती है। आई मैक्सिमा कितना है, हम रिलेशन जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। यहां से हम लिख सकते हैं 9i। अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी सोच रहे हैं तो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। यहां से अपना आंसर आएगा I। तो अब हम विजिबिलिटी देख सकते हैं, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, मैक्सिमा प्लस मिनिमा इंटू 100, अगेन इट इज 80%। तो आप वो रिलेशन से भी निकालेंगे तो 80% है। हमने मैक्सिमा मिनिमा करके किया तब भी 80%। हम इसको एम्पलीट्यूड से भी कर सकते थे और इस तरह भी मूव कर सकते थे कि देखिए जैसे I1 का जो रेशियो है, I का जो रेशियो है वो है 1:4। तो यहां से हमें अंडर रूट करने से मिला एम्पलीट्यूड का रेशियो। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड को अगर हम देखें, एम्पलीट्यूड को, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब आता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तब इनका सम होता है। और मिनिमा तब आता है जब दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं, यानी इनका डिफरेंस लिया जा सकता है। तो सम तो आ रहा है दोनों का 3 और डिफरेंस आ रहा है 1। तो यहां से आपको सम और डिफरेंस का कंसेप्ट लगा के मैक्सिमा और मिनिमा, दो वेक्टर का मैक्सिमा, दो वेक्टर का मिनिमा, और यहां से आई मैक्सिमा सोच रहे हैं और आई मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ए से आई पर हम जाते हैं तो क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। इसका मतलब ये रेशियो जाएगा 9:1। और अब हम विजिबिलिटी बात कर सकते हैं, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, मैक्सिमा प्लस मिनिमा इंटू 100, आपका आंसर 80%। तो बात यह नहीं है कि आपने क्या किया, बात यह है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपका व्यू है। क्योंकि कभी क्या पैरामीटर दिया जाएगा, कभी क्या दिया जाएगा, ये आपको मालूम नहीं। और हर बार विजिबिलिटी ही पूछेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं। वो इंटेंसिटी का रेशियो पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ सकते हैं। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हर बार वो हमसे विजिबिलिटी ही पूछेंगे। तो वो बीच का अगर कोई भी डाटा हमसे पूछा गया तो हमें ये प्रोसेस याद होगा, तभी हम जवाब दे पाएंगे, वरना तो केवल एक फार्मूला लगाने से तो काम नहीं होने वाला है। इसलिए हमें क्या आना चाहिए वो मैंने बताया, किससे काम चल सकता है वो चीज है, पर क्या आना चाहिए
उसमें आपका सब चीज कवर हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो मान लीजिए 49:25 है। अब इससे आप विजिबिलिटी तो बहुत आसान से निकाल लेंगे। विजिबिलिटी तो आप निकाल देंगे 49 माइनस 25, 49 प्लस 25 इंटू 100, तो ये विजिबिलिटी आ जाएगी। पर हमसे विजिबिलिटी पूछा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने पूछ लिया कि आप I1 और I2 का रेशियो बताइए। तो फिर आपको प्रोसेस नहीं आता है तो हम केवल इस फॉर्मूले से तो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें फिर क्या मूव करना चाहिए? ये जैसे रिजल्ट यहां आ रहा है, तो ए मैक्सिमा और ए मिनिमा हम जानते हैं, आई से जब भी ए जाना होता है तो अंडर रूट कर लेते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि मैक्सिमा तब आता है जब आप सम करते हैं, और मिनिमा तब आता है जब आप डिफरेंस लेते हैं। अब इससे A1 और A2 हम सॉल्व करें तो A1/A2 क्या होगा? तो आप जानते होंगे मैथमेटिक्स, दोनों का सम कर लें और दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का रेशियो आ जाता है। तो सम कितना है 12, डिफरेंस कितना है 2, यानी एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया 6:1। तो इंटेंसिटी रेशियो हो जाएगा 36:1। और अब आप इसको यूज करके भी विजिबिलिटी ला सकते हैं। बट केवल विजिबिलिटी पूछा है जब, तो आप यहां से कर लीजिए। लेकिन अगर आपको विजिबिलिटी नहीं पूछा और I1 I2 का रेशियो पूछा तो आपको प्रोसीजर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन में हमने ये बात कहने की कोशिश की है कि एम्पलीट्यूड हमें तब मैक्सिमम मिलते हैं जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, और मिनिमम तब होते हैं जब अपोजिट होते हैं। और दूसरा, आई से आई नहीं जाया जाता, हमें ए को ही प्लस माइनस करना होता है। और इंटेंसिटी से ए जाना है तो अंडर रूट करना पड़ता है, और ए से इंटेंसिटी जाना है तो स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस अगर हमें आता है तो हम इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का जवाब दे सकते हैं। वरना दो फार्मूले तो अपने डायरेक्ट आंसर देना हो तो वहां से आ ही सकता है। तो ये मैंने आपको समझाया इस पूरे डिस्कशन में। देखिए एम्पलीट्यूड 6:1 था तो विजिबिलिटी कुछ और आ गई, 2:1 था तो विजिबिलिटी कुछ और हमें मिली है। तो क्या आंसर आना है वो अलग अलग हो सकता है, कंट्रास्ट अलग अलग हो सकता है, पर कोहेरेंसी है तो इंटरफेरेंस तो मिल ही जाएगी। तो इंटरफेरेंस हमारे लिए अगर हमें चाहिए, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें चाहिए, तो दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंसी के लिए दो बातें हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम चाहिए और इनिशियल फेज का डिफरेंस भी कांस्टेंट चाहिए। और दोनों रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएंगी अगर हम एक सोर्स से दो सोर्स बनाते। दो इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हम ले लेंगे और सेम फ्रीक्वेंसी के भी ले लेंगे तब भी वो, क्योंकि इनिशियल फेज लगातार टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस हम कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे और कोहेरेंसी नहीं मिल पाएगी। केवल लेजर में ही ये बात पॉसिबल हो पाएगी। सोडियम लैंप या ऐसे किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स में ऐसी बात नहीं आ पाएगी। तो ये बात हमने यहाँ से पूरा किया। तो कल जो अपन डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने ये बताया कि 1 से 2 में क्या ध्यान रखना होता है, और बेसिक ध्यान ये रखना होता है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो 1:1 लेना बेटर होगा। फेज सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी। नहीं है सेम फेज तो क्या उसका असर पड़ेगा वो हम आगे बात करेंगे कि उनसे कैसे इन चीजों को हम देखते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ भाई, इधर ठीक है ऑनलाइन सब कुछ? ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे की है।
अब देखिए, हम ये देखते हैं कि इससे इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिलता है, उसकी फिजिक्स क्या है। तो हमें मालूम है कि इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी कैलकुलेशन है वो है हमारे पास में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, ये हमारा रिलेशन है। फिर हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था जिसमें दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल लिए थे और उससे इक्वेशन हमारी थोड़ी मॉडिफाई हो गई थी। क्या रिजल्ट था उसका? I इक्वल टू था 4I नोट, हाँ आता है आपको, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। हमने ये भी देखा है कि डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा, जिसे हम के भी कह सकते हैं। 2 पाई बाई लेमडा के होता है। और फेज डिफरेंस जानने के लिए के को हम पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। यहां था वो x1 माइनस x2, बेसिकली क्या था? पाथ डिफरेंस, और प्लस था इनिशियल फेज में अगर कोई डिफरेंस है। और अगर हमने नहीं लिया है, 1 से 2 बनाते समय वो जो पीछे का विंडो अगर हमने बिल्कुल मिड में ले लिया है तो ये phi2 माइनस phi1 0 हो जाएगा। तो अभी मैं उसी स्पेशल केस को ले रहा हूं। तो ये चीज हम समझते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास है। ये हमारा है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारी बेसिक 3 इक्वेशन आ गई। यहां पर ये 2 सोर्स हम ले रहे हैं, दोनों की विड्थ हमने इक्वल ले ली है, जिससे हम इस रिलेशन को अप्लाई कर पाएंगे। नहीं लेंगे तो फिर हमें ऊपर वाली इक्वेशन से काम करना पड़ेगा। अगर दोनों के विड्थ बराबर नहीं ली है तो अभी मैंने आपको कहा भी था कि जो विड्थ का रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का रेशियो हमें लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सामने यहां पर हमने स्क्रीन ले ली है, ये सामने यहां स्क्रीन है। इस सोर्स को हमने नाम दे दिया है S1, इसको S2 दे दिया है, और दोनों के बीच सेपरेशन हमने स्मॉल d, और स्क्रीन के डिस्टेंस को मैंने कैपिटल D कहा है। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की जो हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा सेटअप है, लैम्डा वेवलेंथ की हमारी लाइट है, और इसमें स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा इस पर हमें बात करनी। इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं दोनों विड्थ इक्वल है, दोनों के इनिशियल फेज सेम है। अब आगे हम सोचते हैं स्क्रीन पर उसकी वेरियस पोजीशन पर क्या हमें मिलने जा रहा है, देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के सामने बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, जिसे नॉर्मली ओ लिखा जाता है, मिड पॉइंट है। अब जब ये मिड पॉइंट है तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, यानी पाथ इक्वल है, यानी डिफरेंस 0 है। तो फेज डिफरेंस भी 0 रहेगा, ये क्रिएट नहीं कर रहा है। शुरुआत में कुछ है तो वो तो रहेगा, लेकिन पाथ ने तो कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। और हमने तो पहले ही मान लिया है कि नहीं, शुरुआत में भी कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ना यहां है ना यहां मिलेगा। हमें एक्चुअल में जहां सुपरपोजिशन हो रहा है वहां के बारे में चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो वहां देखना है। तो यहां फेज डिफरेंस नहीं है। हम जानते हैं मैक्सिमा कब मिलता है? मैक्सिमा हमें तब मिलता है जब हमारा फेज डिफरेंस या तो 0 हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या 2n पाई हो। यानी जब दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में 0 एंगल पर हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इन एंगल पर हमें मैक्सिमा मिलता है।
पर इनमें भी एक डिफरेंस हम इस तरह से दे सकते हैं कि जहां 0 डिफरेंस है उसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहें, और 2 पाई डिफरेंस पर जो मैक्सिमा मिलेगा उसे हम फर्स्ट मैक्सिमा कहें। 4 पाई वाले को सेकंड मैक्सिमा कहें। 2n पाई, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 10th जहां मैक्सिमा होगा वहां पर कितना फेज डिफरेंस है 10th मैक्सिमा, तो आप n की वैल्यू 10 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 पाई। तो इस तरह से आप अलग अलग मैक्सिमा किन किन फेज डिफरेंस पर मिलेंगे ये हम कह सकते हैं। ऐसे मिनिमा हमने देखा था, डेल्टा फाई हमारा जब था पाई, 3 पाई, या हम लिख सकते हैं 2n-1 पाई। इन वैल्यूज पर मिनिमा मिलता है। इसका मतलब जहां पहला मिनिमा है वहां फेज के डिफरेंस को पाई होना है, जहां दूसरा मिनिमा है वहां फेज का डिफरेंस 3 पाई आएगा। तो nth मिनिमा जहां है वहां पर फेज डिफरेंस हमारा होगा 2n-1 पाई। तो अभी ये जो जगह है, क्योंकि ये दोनों रास्ते आपस में इक्वल हैं, तो पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, यानी हमें सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलेगा। तो इस केस में जो मिड पॉइंट है हमारा, वहां पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? अब हम ये सोचते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट हमने मान लीजिए यहां कहीं लिया, पी पॉइंट हमने लिया, और इस पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहां पर लाइट S1 से भी जाएगी और लाइट यहां S2 से भी जाएगी। दोनों सोर्स से लाइट वहां जाएगी। दोनों रास्ते बराबर नहीं है, दोनों में पाथ का डिफरेंस है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस अगर हमें मिल जाएगा तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो यहां वैल्यू डालकर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो एक रास्ता हमें दिख रहा है कि अगर कुछ मैथमेटिक्स मेरी सपोर्ट कर दे और मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाए तो फिर फेज और अल्टीमेटली मैं उस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकता हूं। तो ये रहा कि चलो पाथ डिफरेंस निकाला जाए। अब पहले तो ये सोचेंगे वो पॉइंट है कहां, तो बोले सर यहां है, तो अब कहीं ना कहीं उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये जहां अपना मिड पॉइंट है वहां से हमने मान लो उसका डिस्टेंस लिया y डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है जिस पर हम इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। वो पॉइंट अगर एंगल के हिसाब से सोचें तो यहां से उसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पर ये। तो कोई आपसे कहे पॉइंट कहां है, तो स्क्रीन पे बोल रहे होंगे आप, तो कहेंगे कि मिड पॉइंट से y डिस्टेंस पर, या एंगुलर पोजीशन पूछे तो आप कह देंगे थीटा एंगल। तो क्योंकि बस ये दोनों ही बातें पॉइंट की लोकेशन को बता रही, तो कि पॉइंट तो पहले बताना तो पड़ेगा ना कि हम किस पॉइंट पर इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। तो पी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे ये ट्राइंगल हम सोचें एक बार, ये वाला ट्राइंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू पर y बाई डी। ये हमारे पास इस ट्राइंगल से मिल गया। अब एक फैक्ट हम और जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों में एंगल थीटा है। अब हम दोनों पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस पर परपेंडिकुलर डालें तो इधर आएगा, और
इस पर परपेंडिकुलर डालें तो इधर आएगा। दोनों लाइन पे जिनमें आपस में एंगल कितना था, थीटा था, तो इनके परपेंडिकुलर में भी एंगल कितना रहता है, थीटा रहे। एक बेसिक ज्योमेट्री है। लाइनों में एंगल थीटा तो उनके परपेंडिकुलर में भी एंगल थीटा। ठीक है, अब फिर इसको यहां हम काम में लेंगे कि ये लाइन यहां के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर। हमारा इंटरेस्ट है S2P और S1P का अंतर निकालने। P पॉइंट पर S2 से जो एनर्जी जा रही है वो S2P पाथ ट्रेवल करेगी, और S1 से जो एनर्जी जा रही है वो S1P पाथ ट्रेवल करेगी। और हमें उन दोनों पाथ का क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना। यही अपना टारगेट है। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो आगे के रास्ते तो बराबर हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपने इधर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाली जो रेड लाइन है ये वाली, वो इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर में जो एंगल है वही इन दो लाइनों में एंगल आएगा। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल को देखें, ब्लू को, तो इसका परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है और हाइपोटेन्यूस स्मॉल डी। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो जाएगा साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज डेल्टा एक्स विच इज पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी। और हम ये भी जानते हैं कि जब एंगल स्मॉल होते हैं तब दोनों को थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास y बाई डी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जितना y बढ़ाएंगे, जितना स्क्रीन पर हम दूर जाएंगे, डेल्टा एक्स उतना ही बढ़ता जाएगा। या डेरिवेशन में इतना नहीं भी करें तो बहुत सिंपल व्यू रख सकते हैं। दो एंगल बराबर आप कर रहे हैं तो ये एंगल होगा आर्क, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। आर्क y हो गया, रेडियस d हो गया, इक्वल टू आर्क डेल्टा एक्स बाई रेडियस। तो आप एक सेकंड में इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट आर्क बाई रेडियस। तो पूरा डिराइव करना या ऐसा करना ज्यादा जरूरी नहीं है। और आप जानते हैं हमारे एनसीईआरटी ने इसी को पूरा 2 पेज में डिराइव किया हुआ है। जबकि अगर हम थोड़ा भी दिमाग लड़ा लें तो आर्क बाई रेडियस से वो एक ही बार में हम उसको सोच सकते हैं। अब यहां से अब हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हमारे पास इससे ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कहां स्क्रीन पर हमें क्या मिलने जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार एक बात बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको मालूम हो ही गया यहां मिलेगा, क्योंकि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस भी 0 आएगा। और जहां फेज डिफरेंस 0 होता है हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है, ये हमें मालूम है। और 0 पर मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब मान लो मैं सोच रहा हूं पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा, पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा। तो आप इस इक्वेशन से देखिए, पहला मैक्सिमा तो वहां मिलेगा ना जहां ये डिफरेंस 2 पाई का होगा। और अगर मैं इसको
थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सिंपल सा लिख देता हूं ये चीज यहाँ। अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x1 माइनस x2 हटा दिया। तो अगर इसको मैं यहाँ 2 पाई डालता हूं तो डेल्टा x अपने आप ही लैम्डा हो जाएगा। और वैसे भी हम बहुत सिंपल तरीके से जानते हैं कि लैम्डा में 2 पाई का अंतर आता है, तो हमें इन इक्वेशन के भरोसे भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल हमारा व्यू है कि लैम्डा डिस्टेंस में फेज 2 पाई आता है। तो अगर मुझे चाहिए कि फेज डिफरेंस 2 पाई चाहिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? लैम्डा, लैम्डा चाहिए। अब जहां लैम्डा होगा यानी इस वैल्यू को क्या लिखा जाए? लैम्डा। तो वो लोकेशन आ जाएगी, y आ जाएगी, जहां मुझे पहला ब्राइट मिलेगा। तो पहला ब्राइट जहां मिलेगा, y for first bright is put delta x equal to lambda and you will get your answer lambda capital by small d। इसी को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ये y यानी डिस्टेंस मिल गया जहां मुझे फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। कितना दूरी पे मिला? ये बीटा दूरी पे, फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर मैं आपसे कहूं मुझे सेकंड ब्राइट कहां मिलेगी, सेकंड ब्राइट के लिए क्या चाहिए? 4 पाई। इसको 4 पाई लेंगे तो ये आएगा 2 लैम्डा। यहां वैल्यू हम डालेंगे 2 लैम्डा तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी यानी 2 बीटा। लैम्डा डी बाई डी अगर बीटा है तो 2 लैम्डा डी बाई डी 2 बीटा होगा। यानी सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिला है तो फर्स्ट मैक्सिमा मुझे बीटा दूरी पे मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा मुझे 2 बीटा दूरी पे मिलेगा, थर्ड मैक्सिमा मुझे 3 बीटा दूरी पे मिलेगा, nth मैक्सिमा मुझे n बीटा दूरी पे मिलेगा। तो कहां कहां मेरे मैक्सिमा होंगे स्क्रीन पर, वो डिस्टेंस हमने मार्क की, बीटा, 2 बीटा, n बीटा। तो nth ब्राइट n बीटा डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहां से हमें मालूम पड़ा है कि जो nth ब्राइट है, nth ब्राइट कितना दूरी पर है? nth ब्राइट है n बीटा दूरी पर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि nth डार्क कहां मिलेगा, तो आप देखिए डार्क कब मिलता है? जब ये पाई हो। पहला डार्क हमें तब मिलेगा जहां ये फेज का डिफरेंस पाई है। तो यहां आप पाई लिखेंगे, यहां पाई लिखेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो पहला डार्क कहां आया? लैम्डा बाई 2 पर। दूसरा 3 लैम्डा बाई 2 पर, 5 लैम्डा। तो nth डार्क आपको मिलेगा कितनी दूरी पर? 2n-1 बीटा बाई 2 दूरी पर। तो आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो बीटा बाई 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 3 बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि स्क्रीन पर कहां ब्राइट बनेगा और कहां डार्क बनेगा, कितनी दूरी पर वो बनेगा। अच्छा, इससे एक चीज आपको यहां याद रही होगी कि लैम्डा जो है हमारा, लैम्डा 2 पाई से आता है ना, लैम्डा से 2 पाई आ जाता है और लैम्डा से हम एक फ्रिंज शिफ्ट कर जाते हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो एक फ्रिंज हमें, और 2 पाई क्या होता है फंडामेंटली? 360 डिग्री। अगर हमें मान लो 2 पाई से एकदम क्लिक नहीं हो रहा हो तो हम इसको 360 डिग्री भी सोच सकते हैं। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार मैं यहां फर्स्ट ब्राइट पे गया, लॉजिक समझिएगा, मैं फर्स्ट ब्राइट पे गया तो कितना दूर जाना पड़ेगा, स्क्रीन पे कितना जाना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा बीटा। स्क्रीन पे कितना चलना पड़ेगा? बीटा, क्योंकि पहला ब्राइट कितना दूरी पे आता है? बीटा दूरी पे आता है। फिर मैं आपसे कहता कि यार मैं फर्स्ट ब्राइट पे गया हूं तो इनमें पाथ का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे लैम्डा। फिर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं फर्स्ट ब्राइट पे जा रहा हूं तो फेज का डिफरेंस कितना होगा? बोले 2 पाई। इसका मतलब तीनों चीजें एक ही बात करने के 3 अलग अलग पैरामीटर हुए। अगर मैं आपसे स्क्रीन की डिस्टेंस पूछता हूं
तो आपको बीटा की टर्म्स में आंसर देना चाहिए। मैं पाथ के लिए पूछता हूं तो आपको लैम्डा से बात करना चाहिए, और अगर फेज की बात पूछता हूं तो 2 पाई बोलना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि स्क्रीन पर बीटा जाना हो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा लेके आओ या फेज डिफरेंस 2 पाई लेके आओ। अब ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड टाइप की चीज है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मुझे जो है बीटा बाई 2 दूरी पे गया, कहां गया, अब लॉजिक समझिएगा। मैं बीटा बाई 2 दूरी पर स्क्रीन पे गया तो मैं तुरंत सोचूंगा मैं पाथ के हिसाब से लैम्डा बाई 2 हुआ, क्योंकि यहाँ 2 लगाया है तो यहाँ भी 2 आएगा। और एंगल के हिसाब से सोचता हूं तो पाई या 180 डिग्री। तो अब मेरे को आंसर याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 180 डिग्री को बहुत आसानी से समझता हूं। जैसे 180 डिग्री आया मेरे पास तो मेरे पास कई रास्ते हैं सॉल्व करने के। अगर मैं इस इक्वेशन से आंसर लेता हूं तो मेरा आंसर होगा आई नोट प्लस आई नोट प्लस 2 आई नोट कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये 2 आई नोट माइनस 2 आई नोट 0 आ गई। 180 आप यहां लिखेंगे, 180 बाई 2 90, कॉस 90 कितना होता है 0, आंसर 0। और हम इन दोनों को भी नहीं सोचे और सिर्फ ये सोचें कि यार 180 डिग्री है दो वेक्टर में तो रिजल्टेंट तो 0 आता है और इसलिए इंटेंसिटी 0 है। तो मैं बीटा बाई 2 पर क्या मिलेगा वो मैंने बड़े आराम से सोच लिया। अच्छा 180 डिग्री पे दो वेक्टर रखने, फिर तो 0 मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा बीटा बाई 6 पर मुझे क्या मिलेगा। अब बीटा बाई 6 बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन पे मैं गया यहां से। अब मेरे पास देखिए कैसे सब रास्ते हैं। बीटा बाई 6 पे मैंने पूछा ना, मैं स्क्रीन पे गया यहां से, बीटा बाई 6 दूरी पर मैं गया। अब मेरे दिमाग में क्या क्या बात आना चाहिए, स्क्रीन पे कितना दूर गया, बीटा बाई 6। इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, लैम्डा बाई 6। एंगल डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई बाई 6 लिख दें या 60 डिग्री लिख दें, 60 डिग्री आ गया। अब इंटेंसिटी सोच रहा हूं, उसके मेरे पास रास्ते देखिए। 60 डिग्री है तो मैं इस इक्वेशन से बात करता हूं, आई नोट प्लस आई नोट प्लस 2 आई नोट कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2, तो वो 2 का फैक्टर इस 2 से एडजस्ट होगा और आंसर आएगा आई नोट आई नोट आई नोट 3 आई नोट। लेकिन अगर आप इससे भी बात करते हैं तो आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 4 आई नोट कॉस। यहाँ 60 डालेंगे तो 60/2 से 30 आएगा। कॉस 30 होता है √3/2, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल होकर आंसर आपका 3 आई नोट आएगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल सिंपल सोचें कि अच्छा यार दो वेक्टर हैं 60 डिग्री पर हैं, तो 60 डिग्री पर ए नोट अगर एक वेक्टर है दूसरा ए नोट है तो उनका सम तो ए नोट √3 होता है। और स्क्वायर करता हूं ए नोट √3 को तो 3a0 स्क्वायर आएगा, यानी आंसर मेरा 3i0 हो। तो मेरे पास डायरेक्ट, मुझे इस बोर्ड पे मैं नहीं भी जाऊंगा तभी मैं जैसे वेक्टर सोचूंगा 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री से मुझे तुरंत क्लिक होगा √3 आता है और स्क्वायर करने से 3 होना है, तो मैं इमीडिएटली कह सकता हूं कि यहाँ की इंटेंसिटी 3i0 हो। तो एक बात मैंने आपको समझाई कि कहाँ हम कैसे जो है चीजों को समझ सकते हैं। सब चीजें हमारे सामने, सब मैथमेटिक्स भी है और थोड़ा भी हम शार्प हैं तो बिल्कुल एक यूनिटरी मेथड का यूज करके और उस लोकेशन पे बात कर सकते हैं। अभी ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये फेज की टर्म्स में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस रिलेशन को पाथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5/2 कर दें, यहाँ /2 ये वाला आ जाएगा, तो यहां से आई हो जाएगा, बोलिए 4i0 कॉस स्क्वायर, हाँ कितना लिखा जाए बोलो, यहां से आ जाएगा π/λ इंटू डेल्टा x। तो अगर आपको कोई फेज डिफरेंस नहीं देता है और पाथ डिफरेंस देता है तो यहां से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी आया था λ/6 आया था, β/6, λ/6 आया था, आप डालिए ना यहाँ λ/6 डालिए। जैसे आप λ/6 लिखेंगे π/6 आएगा, 30 डिग्री आएगा,
cos 30 से कितना होता है √3/2, स्क्वायर से 3/4 और आंसर आ जाएगा 3i0। आप चाहें तो इसको बीटा टर्म्स में भी ला सकते हैं। कैसे? अब ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल्टा एक्स की, यहां पे हम बात करें, i = 4i0 cos स्क्वायर π/λ। अब मैं इस डेल्टा एक्स को लिख रहा हूं, यहां से डेल्टा एक्स हटा रहा हूं, क्या वैल्यू आ जाएगा y d/कैपिटल D। ये डेल्टा एक्स को मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया, कैपिटल D आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं। अब यहां से i हो जाएगा 4i0 cos स्क्वायर π/y लैम्डा कैपिटल D/d, ये हो जाता है बीटा, और ये एक रिलेशन आपका बीटा टर्म्स में चला गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा β/6 दूरी पे रिजल्ट बताइए कितना, β/6, तो आप y को क्या लिख देंगे, β/6 π/6 कितना होता है π/6, 30 डिग्री, cos 30 3/2, बस आपका √3/2 स्क्वायर करिए 3/4, आंसर 3i। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा, मैंने तीनों फॉर्म में आंसर को डाल दिया। आप फेज से निकाल सकते हैं, आप पाथ से निकाल सकते हैं, आप पोजीशन से निकाल सकते हैं। फेज, पाथ, पोजीशन, तीनों चीजों को फॉर्मूले में भी डाल दिया, और इन सबसे ऊपर और इजी डायरेक्ट वेक्टर कैलकुलेशन से भी आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही कुछ भी बोलेंगे, आप 360 की हेल्प लो, एंगल फाइंड करो, वेक्टर को सम करो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, स्क्वायर करते ही आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये आपका एक सिंपल सा रास्ता हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा, इन सब को ध्यान में रखा हमने, सब कुछ बात हो गई, सारी चीजें बोर्ड पे इस समय लिखी हुई है, पर मैं आपको सिंपल बिना बोर्ड पे देखे बात आपसे करूं और कहूं कि यार मुझे β/4 पर इंटेंसिटी चाहिए, तो आप β/4 है ना, 1/4 है ना, 360/4 करो 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री पे √2 का फैक्टर आएगा, तो आंसर 2i0 आएगा। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर ये आएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं β/3 पोजीशन पर इंटेंसिटी चाहता हूं, β/3, तो 360/3 कितना हो गया 120 डिग्री, तो दो वेक्टर आप 120 डिग्री पे लेके आओ, a0 का सम a0 आएगा और इंटेंसिटी i0। आप कोई भी फार्मूला इनमें से लगा लीजिए, ये आंसर आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, फॉर्मुलेशन अपनी जगह है, फॉर्मुलेशन होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन है, तो अगर हम फास्ट हो सकते हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस तरह से आप जिस भी लोकेशन पर आप इंटेंसिटी स्क्रीन पे चाहते हैं, आपको उस पोजीशन पर इंटेंसिटी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। क्लियर है। अब इसी को हम, हाँ कोई डाउट है, एनी डाउट? अब हम स्क्रीन पर वेरियस पोजीशन पर इंटेंसिटी अगर बनाएं, शब्दों में तो बोल दिया मैंने, β/6 पे क्या होगा, β/2 पे क्या होगा, β/4 पे क्या होगा, मैं उसको ग्राफ में भी बना सकता हूं। अब मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ हमने ये लाइन डाल दी, ये मिड पॉइंट है, ये अलग अलग पोजीशन है, ये पोजीशंस डाल दी। बोले सर पोजीशन वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ बनाना चाहते हैं, हाँ। इंटेंसिटी किस एक्सिस पे ले रहे हैं, तो इंटेंसिटी हमने इस एक्स एक्सिस पे ले ली, इंटेंसिटी इस एक्सिस पर है और इस एक्सिस पर पोजीशन। इंटेंसिटी की वैल्यूज को लिख देता हूं, i0, 2i0, 3i0, 4i0। पोजीशन की बात करें, मान लीजिए यहां बीटा है, तो यहां हमारे पास में क्या रहेगा, मिड पॉइंट आ जाएगा β/2, ये पोजीशन।
बीटा बाई 4, ये वाली पोजीशन बीटा बाई 3 बीटा बाई 4, 1/4 हाफ 3/4 1, यही तो है ना। इसके इधर कहीं यहां होगा बीटा बाई 6, यहां कहीं होगा बीटा बाई 3, यहां कहीं होगा 2 बीटा बाई 3, बीटा बाई 6, बीटा बाई 3, 2 बीटा बाई 3, फिर यहां कहीं होगा 5/6 बीटा। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने अलग अलग पोजीशन बना दी, इंटेंसिटी डाल दी, और अब मैंने जो रिजल्ट बोला था उन्हीं को ग्राफ में शो करूंगा। देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फिर आपका वेक्टर से करिएगा या फॉर्मूले भी लिखें जो आपको लगे रीजनेबल। जब आप यहां हैं, 0 पर है, तब क्या इंटेंसिटी आएगी मेन पोजीशन पे? मेन पोजीशन पे क्या इंटेंसिटी आएगी? मैक्सिमा आएगा। कितना इंटेंसिटी वाला? 4I0। तो ये इंटेंसिटी आ गई 4I0, एक पॉइंट। बीटा बाई 6 पे क्या इंटेंसिटी आएगी? बीटा बाई 6 1/6 60 डिग्री 3I0। तो बीटा बाई 6 पर ये इंटेंसिटी आ गई 3I0, ये पॉइंट आ गया। ग्राफ बना रहे हैं तो आप जानते हैं पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। बीटा बाई 2 पर, बीटा बाई 4 पर 1/4 90 डिग्री 2I0 आएगा। तो ये रहा, ये यहां पॉइंट ले लिया, ये 2I0 आ गया। अब हम बात करें बीटा बाई 3, बीटा बाई 3I0, यहां हमने ये वैल्यू, ये I0 यहां आ गया। अब आप मुझसे कह सकते हैं सर आपने कलर चेंज किया, कोई इंटेंशन? हाँ, ये जो I0 आया ये एवरेज वैल्यू से कम है। एवरेज वैल्यू है 2I0। तो मैंने क्या किया है, एवरेज वैल्यू से जो ज्यादा डिजिट्स थी उनको रेड कलर से शो किया है, और जो एवरेज वैल्यू से कम है उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ताकि मुझे क्लियरली मालूम पड़ जाए कि मैं किसको ब्राइट बैंड में मानूंगा और किसे डार्क बैंड में मानूंगा। तो यहां से बीटा बाई 2 पे 0 आना ही है, और फिर इधर 240 पे वही रिजल्ट आना है जो 120 पे आया था, यानी I0। फिर 3 बीटा बाई 4 पर वही रिजल्ट आना है जो बीटा बाई 2 पर आया था। फिर यहां पर वो 3I0 आना है, और यहां जाकर के इसे 4I0। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो अप टू दिस पॉइंट ये रेड रहेगा, ये रेड रहेगा, और इस जगह ये ग्राफ हमारा ब्लू चलेगा। और इस तरह से यहां हम पहले ब्राइट पर पहुंचे। तो अगर बाउंड्रीज ड्रॉ करूं मैं थोड़ा सा, तो ये वो फेज है अप टू बीटा बाई 4, अप टू 1/4 जहां कंस्ट्रक्शन है, अप टू 1/4 जहां कंस्ट्रक्शन, इसीलिए मैंने रेड कलर से शो किया, वो ब्राइट हिस्सा कहलाएगा। मैक्सिमा 0 पर है, पर 0 से 90 डिग्री तक भी सोचें तो वो एवरेज से ज्यादा ही है, तो जिसे ब्राइट कहलाने का हक है। मैक्सिमा नहीं कहेंगे पर ब्राइट तो कहेंगे। ऐसे ही फिर आप देखिए बीटा बाई 4 से और 3 बीटा बाई 4 तक अगर हम जाते हैं तो ये वैल्यू ब्लू से शो की है, जो इंडिकेट कर रही है कि हमारी इंटेंसिटी इस I2I0 वैल्यू से कैसी है? कम है, बिलो एवरेज। हालांकि मिनिमा बीटा बाई 2 पर है, पर राइट फ्रॉम बीटा बाई 4 अप टू 3 बीटा बाई 4 बिलो एवरेज इंटेंसिटी। इसका मतलब मैं इस जगह को डार्क बैंड बोलूंगा, डार्क पोजीशन नहीं बोलूंगा, डार्क बैंड। अब
जीरो से लेकर बीटा तक अगर हम पूरी स्पेस को एक साथ देखें तो आपको ऐसा लग जाएगा बिल्कुल रेड वाला हिस्सा और ब्लू वाला हिस्सा बराबर बराबर सा है। देखिए आप, तो इसका मतलब एक फ्रिंज में आधा हिस्सा ब्राइट होता है और आधा हिस्सा डार्क होता है। तो कुल मिलाकर एक फ्रिंज कोई ब्राइट नहीं होती है, ना पूरी फ्रिंज डार्क होती है। फ्रिंज जो है जिसको हम बीटा कहते हैं, उसमें 50% पार्ट ऐसा होता है जहां इंटेंसिटी मोर देन एवरेज मिलती है और 50% पार्ट ऐसा होता है जहां इंटेंसिटी लेस देन एवरेज होती है। और इस तरह से एक फ्रिंज में कैसे इंटेंसिटी वेरी कर रही है, ये नहीं कहना है कि साहब यहां मैक्सिमा यहां मिनिमा और भाई बीच में क्या, तो ये थोड़े ना है कि वो जीरो ही है या 4i0 ही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग है और वो निकालना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप फेज बता दोगे तो मैं आंसर दे सकता हूं, आप पाथ बता दोगे तो आंसर दे सकता हूं, आप पोजीशन बता दोगे तो मैं आंसर दे सकता हूं। और तीनों का आंसर वेक्टर से भी दे सकता हूं और तीनों के लिए अलग अलग मेरे पास रिलेशन भी मौजूद है। इज इट क्लियर? तो अब मेरे पास पूरा मैथमेटिकल सपोर्ट भी है, वेक्टर सपोर्ट भी है, पूरा एक ग्राफिकल सपोर्ट भी है। तो जहां से भी हम आंसर देना चाहें वो आंसर दे सकते हैं। इसलिए कहीं कोई इश्यू अब मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल, ग्राफिकल, वेक्टर और कंसेप्चुअली तो हमने बात समझाई है कि जो पूरा गेम है अपना सुपरपोजिशन का, ये दो वेक्टर के एडिशन का गेम है। भाई दो वेक्टर हैं, दो एसएचएम हमारे दो वेक्टर हैं और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों वेक्टर का एडिशन करना होता है। और जब भी दो वेक्टर का हम एडिशन चाहते हैं तो नेचुरली हमें जरूरत रहती है कि उन दोनों वेक्टर के बीच में फेज का डिफरेंस क्या है वो हमें मालूम हो और उसके बेसिस पर फिर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करें जिसके स्क्वायर करने से हमें इंटेंसिटी मिले। तो ये पूरा थीम मैंने आपको बताया कि हमारा वेव ऑप्टिक्स किस थीम पर काम करता है। पूरा थ्योरेटिकल एक बैकग्राउंड मैंने तैयार किया। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स में। तो आज की रिमेनिंग क्लास और अगली पूरी क्लास अपनी इसी बात पर रहेगी, प्रॉब्लम्स हम रिलेटेड टू YDAC अब हम शुरू करें। मेरे ख्याल से कंसेप्चुअली बात समझ में आ गई होगी कि मामला है क्या, क्या हम करते हैं इस पूरे गेम में। कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नोट करना है, मैं रुक रहा हूं 1 मिनट, जो भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। इधर ऑनलाइन सब ठीक है? आप बाद में ऑनलाइन जो होता है आप देख पाते हैं उसको? हाँ, दिक्कत है तो वो होगा ना, लिंक विंक देते होंगे शायद ये लोग, तो उसमें जाके रिपीट कर लीजिए। अगर कोई आपको स्टेप दिक्कत आती है तो वो स्टोर्ड रहता होगा तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो अगर बाय द रहता है ना, कई बार आप नहीं लिख पाए कोई बात है तो आप उसको देख करके अपना पूरा नोट तैयार कर सकते हैं। हाँ बोलिए, फिर से बोले। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालना दिक्कत आ रही है उसमें आपको? फेज डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये बात फिर एक और रिपीट करूं, यूं कह रहे हैं आप? मान लो मुझे स्क्रीन पर आप कोई भी पोजीशन बोले, आप बोल दीजिए β/6 ले लूं, बीटा एक फ्रिंज होती है, β/6 से आपके दिमाग को क्या मैसेज मिला?
पूरा बीटा नहीं जाना, उसका 1/6 पार्ट जाना है, यही हुआ ना। तो 360 का ट्रेवल होता है बीटा में। बीटा जाने पर फेज 2 पाई बदलता है, बीटा जाने पर पाथ लैम्डा बदलता है। क्या मैं बीटा दूर गया या बीटा/6 गया? बीटा/6 गया। तो पाथ भी लैम्डा/6 डिफरेंस चाहिएगा, और फेज में डिफरेंस 2π/6 कह दो या 360/6 कह दो। यानी फेज डिफरेंस आएगा उस जगह पर S1 और S2 से जो लाइट पहुंचेगी उनमें जो फेज का डिफरेंस आएगा वो 60 डिग्री का होगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हो गई। हुई तो नहीं है वो, मैं भी जानता हूं, पर आप सोचना तो आपको ही पड़ेगा। मैं इसमें ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि बीटा जाते हैं तो 360, तो बीटा/6 में कितना बदला? कैसे निकाला? 360/6। और बीटा/3 में कितना जाएगा? बीटा/3 पे मैं गया तो फेज कितना डिफरेंस है? प्लीज उनको बात करने दें। मैंने इसलिए कहा था आपको नहीं आया, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे। आप में क्षमता उस तरह से डेवलप करनी पड़ेगी आपको कि भाई 1/3 जाना पड़ेगा। 1/6 तो 360/6, 1/3 तो 360/3, तो 3 का डिवीजन ही तो करना है यार 360 में। तो सोचना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप क्या सोच रहे हैं कि वो डिवीजन करना भी अपन को दिक्कत है, तो क्या कर सकते हैं? क्लियर है? पर आप ही को अप्लाई करना। हाँ बोलिए, बीटा/2 पे कितना फेज डिफरेंस आएगा? प्लीज सीखने दो उसको। हाँ, बीटा/2 जगह में गया तो वहां पर जो दोनों लाइट पहुंचेगी S1 और S2 से, उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? प्लीज, पाथ बोल रहा हूं मैं। बीटा/2 दूरी पे गया, वहां पर दो जो लाइट पहुंचेगी, मैं बीटा/2 दूरी पे गया तो S1 से जो लाइट पहुंचेगी और S2 से जो लाइट पहुंचेगी उसमें पाथ का डिफरेंस कितना होगा? हाँ, तो जो पूछे उसका जवाब दो ना। अब लैम्डा, वही तो मैंने 3 चीज इसीलिए तो लिखी। पाथ बोलोगे तो λ/2, फेज बोलोगे तो 2π/2, पोजीशन पूछोगे तो β/2। अब क्लियर है बेटे? ऐसे सोच। और बोलिए। हाँ, जहां एवरेज वैल्यू से कम है वहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, बिल्कुल। प्लीज बेटे बातचीत नहीं। हाँ बोलिए। डार्क क्यों बोलेंगे? जो इंटेंसिटी वो बोलेंगे ना। पर वो जगह डार्क बैंड का हिस्सा है या ब्राइट बैंड का हिस्सा है, तो बताया ही जा सकता है ना कि ये β/3 जगह डार्क बैंड में कहीं आती है। पर डार्क थोड़ी बोल देंगे इसको, डार्क तो यहां है ना। एक्चुअल में हमें जब हम पढ़ते हैं ना तो क्या सिखा दिया जाता है? या तो ब्राइट होता है या डार्क होता है। तो हम या तो आंसर 4i0 सोचते हैं या 0 सोचते हैं। वो दिक्कत इसलिए आ रही, तो हम सोचते हैं वो फिर क्या पूरा ब्राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ब्राइट का मतलब सारी जगह पर 4i0 नहीं है। ब्राइट का मतलब है एक जगह 4i0 भी होगा लेकिन बाकी जगह 4i0 से कम भी होगा, लेकिन जो भी वो होगा वो 2i0 से ज्यादा होगा। और डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है, डार्क का मतलब है 2i0 से कम। लेकिन उसी डार्क रीजन में एक जगह ऐसी होगी भी जहां मिनिमा होगा, 0 भी होगा। होगा ना, वहां एक पॉइंट पर होगा, पर पूरे बैंड में नहीं होगा पूरी तरह अंधेरा। ये हम कंप्लीट डार्कनेस, बैंड की डार्कनेस नहीं है, वो पॉइंट की डार्कनेस। हम्म, हाँ तो यहाँ मिनिमा हो गया ना, यहाँ आएगा मिनिमा, पूरी जगह मिनिमा थोड़ी है। हाँ, डार्क बैंड का हिस्सा। इतना इतना कम एक्चुअल में क्या क्यों आ रही है ऐसी समस्या? पता है, आप कभी सोचते नहीं थे, पहली बार सोचना पड़ रहा है। वरना तो हमें क्या है, मैं आ जाऊंगा आपको लिखवा दूंगा, आप लिखेंगे, याद करेंगे, सो जाएंगे घर जाके, अगले साल फिर परीक्षा देने आ जाएंगे। इसके अलावा आप करते नहीं कुछ। अगर दिमाग लड़ाना पड़ता तो अब तक शायद शार्प हो चुका होता। आप
15 साल से पढ़ रहे हैं, LKG से शुरू कर दिया होगा और 12th पास होके बैठे, 15 साल से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी डार्क और ब्राइट को समझने में इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है हमने समझने की कोशिश अभी तक नहीं की है, अभी हम केवल चीजों को याद करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट तो यही है, आप माने ना माने। हाँ, तो आगे हम बात करें। अब हम ये सोच रहे हैं, प्लीज बात अब है इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करना। एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछने, इस पे बने हुए न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे, पर कहीं ना कहीं पूरे डिस्कशन में हमें दिमाग में लाना है एक फ्रिंज को बीटा जगह चाहिए, एक फ्रिंज को बीटा जगह चाहिए, और एक फ्रिंज में इंटेंसिटी वेरी करती है, और इसीलिए अपन ने पूरा ग्राफ बनाया है कि कहां कितनी होती है। अब देखिए कैसे सोच रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स करनी है, क्या हमारे को आइडियाज होने चाहिए। यस, अब क्वेश्चन हम शुरू करें। आप पार्टिसिपेट करेंगे और इस सेंस में अपना एक पेपर रखिए आप अलग से, और मैं जो पूछूं उसका जवाब देते रहिए। आप कैलकुलेशन आप, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि क्या है, बस मैं तो बाद में सोल्व करूंगा, आपको एक थोड़ा टाइम दूंगा, और आपका क्या आंसर आना है आया है आप खुद जज करें। पूछूंगा तो इसलिए नहीं क्योंकि किसी को लगेगा मुझे आया इसको नहीं आया, वो मैं नहीं चाहता, पर मैं जरूर चाहता हूं कि आप खुद करें। और आपसे नहीं हुआ और फिर मैं जब करूं तब आपका दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, तभी जाकर के आपको आगे धीरे धीरे सवाल करने की आदत पड़ेगी। क्योंकि आप पहले आपसे कहूंगा आप ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा थोड़ा रुक के, फिर मैं कहूंगा ये आंसर है। बस आपको अपना चेक करना है कि आप वो ला पाए, नहीं ला पाए। नहीं ला पाएंगे कोई बात नहीं, पर आप कोशिश तो करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक रास्ता दिखने लगेगा कि आखिर हमें करना क्या होता है। देखिए यहां पर ये दो सोर्स हैं, सामने स्क्रीन है, इधर एक लाइट है 4000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी लाइट है 5000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी विंडो से। मेरा क्वेश्चन है बीटा के लिए रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू डी बाई डी। मैं अगर यहां फ्रिंज विड्थ निकालूं, बीटा निकालूं, तो मुझे लैम्डा क्या लेना पड़ेगा, दोनों का एवरेज या दोनों का डिफरेंस, क्या कहते हैं। मुझे बीटा देखना है, इस इक्वेशन में मुझे बीटा कितना लेना पड़ेगा। आंसर इसका है, आप अपना काम करते रहिए, आपको सवाल करते रहना है। आप अपने मन में, जैसे तो थ्योरेटिकल सवाल है, तो आपने जो भी सोचा वो अपने पेपर में लिख के आप इंतजार करिए कि मैं क्या बोलता हूँ। आप जो सोचना है अपना मन बना लीजिए कि हाँ मेरे को जवाब देना पड़ता तो ये जवाब में देता, मन बना लिया होगा आपने। और इसका आंसर है हमें फ्रिंज नहीं मिलेंगी क्योंकि दोनों की लैम्डा अलग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, कोहेरेंसी नहीं होगी, फ्रिंजेस नहीं मिलेगी, इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। पर बात ये नहीं कि नहीं है, बात ये कि आप क्या सोच पाए थे कि ये दोनों अलग है इसलिए कोहेरेंसी, बस ये मैं चाहता हूँ। और नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें जो हमने सीखी है हम उन्हीं को तो अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हमने खुद ने कहा है कि हमें इंटरफेरेंस चाहिए तो हमारी जरूरत है कोहेरेंसी, और मैंने वहां सिखाया भी कि फ्रीक्वेंसी बराबर चाहिए। और जब मैंने प्रॉब्लम में नहीं दी तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अरे इन्होंने बराबर तो दिया ही नहीं, कौन सा इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये अगर क्लिक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे हैं।
हमें उस रफ्तार से चलने की जरूरत है। अब हम दूसरे सवाल की बात करें, क्योंकि अब तो मैं याद दिला रहा हूं तब आ रहा है, जबकि ये याद तो आपको आना चाहिए था, मैं तो बता चुका हूं। नेक्स्ट बात हम करें, यहां पर ये दो स्लिट्स मेरे पास है। वेवलेंथ हमने लैम्डा लिया है, और मैंने आपसे कहा कि ये एक जगह है जो y दूरी पर है, y दूरी पर है। अब मैं चाहता हूं ये मालूम पड़े कि मुझे इस पोजीशन पर, y डिस्टेंस पर मुझे क्या मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूं। इस तरह की कोई बात को कैसे सोचेंगे हम कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यार ये एक बेंच है जो 12 फीट की है। एक बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, ये बेंच 12 फीट की है और एक बच्चे को बैठने के लिए 2 फीट की जगह चाहिए, तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? तो आपने सिंपल लिया 12 डिवाइड बाई 2 6। एक बहुत बेसिक सवाल। अब इसी की एनालॉजी यहां बिठाई, एक फ्रिंज को जगह चाहिए बीटा और मेरे पास जगह है वाई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां क्या मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे y अपॉन बीटा करना चाहिए। तो जैसे मैं कहूंगा कि y अपॉन बीटा करके मुझे कुछ डिजिट निकालना चाहिए। जैसे इस टेबल वाले सवाल में हमने 6 आया तो हमने जवाब दे दिया था 6 बच्चे बैठ पाएंगे। अब जो भी हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ डिजिट आएगी। मान लीजिए वो 5 आई, तो हम तुरंत सोच लेंगे y का वैल्यू 5 बीटा है, y का वैल्यू 5 बीटा है। तो आप फिर जवाब दे पाएंगे इस लोकेशन पर 5th नंबर वाला ब्राइट आएगा, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा। अब आप मुझे कह सकते हैं सर मान लो हमने कैलकुलेट किया और ये इंटीजर नहीं आया, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हर बार ये आंसर इंटीजर ही आएगा? तो चलिए हमने जब इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर ये रेशियो हमारा 4.5 आया, तो इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि 4 फ्रिंज तो पूरी आ गई हैं, 4 फ्रिंज तो पूरी आ गई हैं, और फिर 5वें में हम चल रहे थे तो आधे तक पहुंचे। अब या तो आपको आधा 180 दिख जाता हो क्योंकि पूरा 360 है, या आप नहीं ऐसे डायरेक्ट सोच पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 360 को आप ये बाद में जो भी डिजिट आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अभी आपके दोनों के वेक्टर 180 डिग्री पर है, 4 फ्रिंज पूरी बन चुकी है और आप 180 डिग्री पर है। अब या तो आप जो रिलेशन आपने लिखे हुए थे उनको सोचो, या डायरेक्ट आपको वेक्टर समझ में आ गए हो तो दो वेक्टर बिल्कुल 180 डिग्री पे ले आओ, 0 आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे यहाँ 0 इंटेंसिटी आएगी। लेकिन उस कौन सा 0 मानेंगे आप उसको? 5th वाला, क्योंकि 4 फ्रिंज पूरी हो चुकी थी, हम 5वें में रन कर रहे थे, इसका मतलब इस पोजीशन पर हमें 5th नंबर वाला डार्क मिलेगा। तो हमें किसी पोजीशन पर क्या मिलेगा वो आपको न्यूमेरिकल जब कराएंगे एग्जाम में तो y की वैल्यू दे देंगे, वो आपको कह देंगे 2 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या मिलेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो y की वैल्यू डाल देंगे आप 2 सेंटीमीटर, वो आपको लैम्डा दे देंगे, आपको डिस्टेंस दे देंगे, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दे देंगे, तो बीटा अपन निकल ही जाएगा। बीटा निकालना आसान होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो बस वो वैल्यू डाल करके सॉल्व करके ये नंबर हम फाइंड करके उस लोकेशन पर हमें क्या मिलेगा ये मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि हमने सॉल्व किया, बीटा को हम निकालेंगे इस रिलेशन से, सॉल्व किया हमने और आंसर मान लो 4.25 आया, तो आप क्या इंटेंसिटी बोलेंगे? क्या 4 पूरी हो चुकी है फ्रिंज? क्या 5वें में हम रन कर रहे हैं? 0.25। कौन 2i नॉट सोच पा रहे हैं? 2i नॉट आंसर आएगा। अब या तो
आप इस तरह सोचें, 360 इंटू 0.25 जो 90 आ जाएगा। थोड़ा अगर आप फास्ट हैं तो आप सब जानते होंगे 0.25 1/4 होता है, यानी 360 का 1/4 करो 90 डिग्री आप। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, अपने कॉमन सेंस को यूज करो। हालांकि वो इतना कॉमन नहीं होता है, पर ले सकते हैं। नहीं हो सकता है 4.33 आया हो, कितनी इंटेंसिटी आएगी? कितने लोग आई नोट सोच पा रहे हैं? 0.33 1/3 होता है। 120 डिग्री पे आई नोट आता है। और जो नहीं है वो कैलकुलेशन करेगा पहले तो 0.33 की, फिर वो फार्मूला ढूंढेगा मुझे कौन सा लगाना है, फिर उसमें वैल्यू डालेगा। तो मतलब वो उसने अपने आप ही रास्ता ऐसा ले लिया जो 1 मिनट में तो उसको करके नहीं देगा। और हमारी पहली जरूरत है कि सवाल 1 मिनट में होना चाहिए। तो अगर हम कर भी रहे हैं और 2 मिनट लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? हम नहीं करें, इससे तो अच्छा है। तो ये टाइम ही नहीं है, एग्जाम ने तो कह ही दिया कि आपको 180 मिनट है, 180 सवाल करने हैं। सो है क्यों 200 क्यों? आप बढ़ गई क्या? हम्म। अच्छा वो तो कोरोना में थे, अब पता नहीं अब क्या होगा। अभी चांसेस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, है ना। चांस तो वही रखना चाहिए जो टफ है, क्योंकि अपन ज्यादा आराम के चक्कर में 1 साल आराम करना पड़ जाए, है ना। तो तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं और आगे एक स्टेप बढ़ाता हूं। हाँ, अच्छा, लैम्डा अलग होकर के फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। तो यहाँ मीडियम की प्रॉपर्टी, यहाँ मीडियम अलग अलग लिए क्या अपन ने? फिर बोले तो ज्यादा दबाव पे दबाव दबाव नहीं डाल रहे हैं। नहीं होता है, आदत पड़ जाती। तो जो सीधी बात समझ लेनी चाहिए उसमें हम घुमा फिरा के जाने लगते हैं, तो भी रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसा नहीं आता। क्योंकि जो बात बिल्कुल सीधा है उसको उसी तरह से समझनी चाहिए। कई बार होता है, आपने खुद फील भी किया होगा, एग्जाम में हम सवाल 2 बार पढ़ लेते हैं तो कुछ नया सोचने लग जाते हैं, और जवाब गलत दे जाते हैं, बाद में आके क्या, अरे पहले ये दिमाग में आया था, मैंने ऐसा नहीं किया। वो किस बात का नतीजा है? ये ज्यादा सोचने का नतीजा। जो चीज बिल्कुल स्ट्रेट है वो स्ट्रेट है, उनमें अननेसेसरी चीजों को ढूंढेंगे तो आप गलत रास्ते पे जाएंगे। आगे हम बात करें। देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं, यहां से वाई डिस्टेंस पर, यहां से वाई डिस्टेंस पर मुझे मान लीजिए 10th ब्राइट चाहिए या nth ब्राइट चाहिए। वाई डिस्टेंस पर nth ब्राइट चाहिए। सेपरेशन स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये दोनों आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा आपको किस वेवलेंथ की लाइट लेनी है। अगर आप वाई डिस्टेंस के ऊपर nth नंबर का ब्राइट चाहते हैं तो आपको किस वेवलेंथ का लाइट लेना चाहिए? करिए। बताना नहीं है, आप तो अपना रफ पेपर में करके तैयार रखिए, बस मैं करूंगा, चेक कर लीजिए आप कर पाए वैसा या नहीं कर पाए, बस आप ही को डिसाइड करना है। मुझे कुछ जरूरत नहीं है आपके बारे में ज्यादा जानने, पर आप करते रहिए बस।
हाँ देखिए, बात ये है, मुझे यहाँ nth ब्राइट चाहिए, इसका मतलब ये y दूरी होना चाहिए n बीटा, और बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो मुझे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हो जाएगा YD अपॉन ND। इतना वेवलेंथ में लाऊंगा तो ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये 2 स्लिट हैं, मैं बीच में बस इसलिए रुक रहा हूं कि आप उसका यूज करें, बस पूछ भी नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं आपने क्या किया, लेकिन आप ईमानदारी से जो करता रहेगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। यहां पर स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है, स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है। इस विंडो के ठीक सामने मुझे nth डार्क चाहिए, विंडो के ठीक सामने मुझे nth डार्क चाहिए। बताइए लैम्डा क्या लेना होगा? विंडो के ठीक सामने nth डार्क चाहिए, देखिए जवाब ये लिखना था, विंडो के जब आप ठीक सामने हैं तब आप मीन पोजीशन से D/2 डिस्टेंस पर है। विंडो के सामने का मतलब आपकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस D/2 है, और इस जगह आपको चाहिए nth नंबर का डार्क। मैंने आपसे कहा था nth डार्क आता है कितना दूरी पर? 2n-1 बीटा/2। तो यहां से आप कर सकते हैं D = 2n-1, और ये लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो लैम्डा मिलेगा स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 2n-1 इंटू कैपिटल D। ये आंसर आएगा। ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है। बस क्लियर है? कितने लोग कर पाए थे? गुड। नहीं कर पाए डरना नहीं, बस आप तो करते रहिए, और जब मैं बताऊं तब ये समझिए कि आप क्या नहीं समझ पाए थे। बस इसे धीरे धीरे आप अपने आप ही डेवलप होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें सोचना है। आगे बात करूं, हाँ हाँ हाँ, D/2 तो लिया, इसलिए तो D/2 लिया। मीन पोजीशन, जब आप एक विंडो के सामने हैं तो आप मीन पोजीशन से D/2 ही तो हैं, इसलिए तो y को D/2 ही लिया है। y का एक तरह से इनडायरेक्टली y, डायरेक्टली y नहीं देकर इनडायरेक्टली दे दिया कि y की वैल्यू D/2। यानी इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आप y की वैल्यू को D/2 डाल दें और ब्राइट की जगह वहां डार्क के लिए फीचर डाल दें तो आंसर आना ही था। तो सब सीक्वेंस में हम इसीलिए चल रहे हैं कि हमने कुछ सीखा उसको आगे अप्लाई कर रहे, वो एक प्रोसेस रहता है चीजों को सीखने का। जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये 2 स्लिट है, सामने स्क्रीन है, मैंने यहां पर 5000 एंगस्ट्रॉम का लाइट लिया, तब इस लोकेशन पर 10th ब्राइट मिला। इस लोकेशन पर मुझे 10th ब्राइट मिला। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये लाइट मैं चेंज कर देता हूं और 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट ले लेता हूं, पहले कितने की थी? 5 की। अब दोनों ही तरफ, एक तरफ नहीं बदलने की बात कर रहा हूं, ये रिप्लेस कर दिए सोर्स, किससे?
लाइट ले ली है बेटे 4000 एंगस्ट्रॉम, और अब मैंने आपसे पूछा जिस लोकेशन पर मुझे पहले 10th नंबर का ब्राइट मिल रहा था, अब उस लोकेशन पर मुझे क्या मिलेगा? निकालिए। जिस लोकेशन पर मुझे पहले 10th नंबर का ब्राइट मिल रहा था, उस लोकेशन पर अब मुझे क्या मिलेगा? मैं सवाल करता हूं, देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपने पास रखिए अपना रिजल्ट, बस मैं कहूं तब आप खुद देख लीजिए, आप ठीक कर पाए। बस किसी को भी हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को लगे कि मेरे को आ गया इसको नहीं, ऐसा कोई हमें कंपटीशन नहीं पैदा करना, हमें तो सीखने की प्रोसेस डेवलप करनी, हमारा काम ये है, बस हम करने लग जाए। अब ये 10th ब्राइट है यहाँ, तो मैं तुरंत सोचूंगा कि इसका मतलब ये दूरी 10 बीटा है, तो अभी ये दूरी y में लिखता हूं, तो ये 10 बीटा है, और लाइट क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉम की थी, तो ये मैंने 10 बीटा ले लिया। अब आपने क्या किया है, आपने लाइट बदल दी है, तो आपने जैसे ही लाइट बदल दी तो आप कहेंगे सर इस बार तो लैम्डा 4000 से कैलकुलेट होगा, तो अब यहां क्या मिलेगा, मतलब y तो यही है ना, अब यहां क्या मिलेगा मैं नंबर नहीं जानता, तो चलो मैंने वो नंबर अननोन डाल दिया, तो n लिख दिया, पर बीटा अब मुझे कैलकुलेट करना होगा किस फॉर्मूले से, 4000 लेकर के। बस यहां से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो n का वैल्यू आएगा 50/4 यानी 12.5, यानी अब 4000 लेने से मेरा फिगर गया, फ्रिंजेस आई 12.5, तो दिमाग तुरंत कहेगा अच्छा 12 फ्रिंज पूरी आ गई और 0.5, और 0.5 का मतलब आप सब जानते हैं 180 डिग्री, यानी हमें यहाँ डार्कनेस आएगी, और वो डार्कनेस होगी 13th नंबर वाली। तो ऑप्शन डाल देंगे ना बेटे, ऑप्शन 11th या 12th डार्क, या 13th डार्क, 12th ब्राइट, 13 ब्राइट, 4 ऑप्शन डाल देंगे और अपने पूछ लेंगे कुछ भी, इस तरह सवाल बना देते हैं वो हमसे। और आगे बात करें, यहां हमारे पास स्क्रीन है, और स्क्रीन पर हमें इस लोकेशन पर जब लैम्डा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम है, इस लोकेशन पर हमें 5th ब्राइट मिल रहा है, इस लोकेशन पर हमें 5th ब्राइट मिल रहा है। मैं चाहता हूं यहां पर इसी लोकेशन पर अब मुझे 4th डार्क मिले, क्या मिले यहां 4th डार्क मिले, तो मुझे लैम्डा क्या लेना चाहिए? जब मैंने लैम्डा 5000 लिया था, तो इस लोकेशन पर मुझे 5th ब्राइट मिला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यहां तो मुझे 4th डार्क मिलना चाहिए इस लोकेशन पे, तो अब मुझे लैम्डा क्या लेना होगा, करिए। देखिए अभी वहां 5th ब्राइट था, इसका मतलब यह हुआ कि y इक्वल टू था 5th ब्राइट, यानी 5 बीटा, और बीटा होता है 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू d/d। फिर बाद में आपको इसी जगह पर चाहिए 4th डार्क, इसका मतलब वो दूरी होना चाहिए 3.5 बीटा डैश, अब नया कुछ आएगा वो, तो 3.5 चाहिए तभी 4th डार्क आएगा, तो नया वेवलेंथ अगर मैं लैम्डा डैश मान लेता हूं, निकालना है जिसको हमें, और बाकी तो पैरामीटर वही है d/d, तो
ये हटाकर अब लैम्डा डैश ले सकते हैं, वो आएगा 5 × 5000 अपॉन 3.5। तो 7/2 करके और सोल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा लगभग 7125। क्लियर हो गई बेटे बात? तो अब बात वही आ रही है, कोई नई बात मैं एक भी नहीं कर रहा हूं, बस दिमाग में इसके पीछे यही है कि भाई एक फ्रिंज को बीटा जगह चाहिए, एक फ्रिंज को कितना जगह चाहिए, बीटा। बस इसी से सवाल हो रहे हैं सारे, अपने आप हो रहे हैं। कभी इंटीजर आ जाता है तो ब्राइट बोल दिया जाएगा, नहीं आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा। फोर्थ डार्क कहा तो हमें समझना पड़ेगा, अच्छा फोर्थ डार्क 4 बीटा पे नहीं आएगा, वो 3.5 बीटा पे आएगा, वो 4.5 बीटा पे भी नहीं आएगा। तो ये अब ये सवाल एग्जाम में आया हुआ जो मैंने किया। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम में कोई बहुत बड़े सवाल आते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, और ये सवाल भी आया हुआ है एग्जाम में। जैसे मैं आपसे कहूं, यहाँ 2 सोर्स हमारे पास हैं। हाँ बोलिए। फोर्थ डार्क ही तो आता है 3.5 पे। फोर्थ डार्क, पहला डार्क β/2 पर, दूसरा डार्क 3/2 बीटा पर किया ना अपन ने। हाँ 3.25 आ कैसे जाएगा, तो हम लाए नहीं ना, वो तो हमने कहा, सवाल ही ये है। हाँ नहीं, हाँ बोले आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 3.25 को हम 2i0 बोलेंगे ना, वो ना ब्राइट है ना डार्क है, कोई हर चीज ब्राइट और डार्क की थोड़ी होती है। एवरेज से ज्यादा, एवरेज से कम, वो तो बिल्कुल एवरेज वैल्यू कहेंगे, क्या दिक्कत है भाई? जो है वो कहेंगे ना, हम किसी को ब्राइट कहने पे क्यों तुले हुए कि ब्राइट नहीं बोलेंगे? ब्राइट पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट तो वहां है जहां 4i0 है, और मिनिमम वहां है जहां 0 है। इसके अलावा जो भी कुछ है उसकी वैल्यू बताई जाएगी, इतना है भाई, ये 0 भी नहीं है और फुल ब्राइट भी नहीं है। आगे देखिए, यहां हमने सोडियम लैंप लिया और वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। ये सोडियम लैंप हमने लिए, तब हमें यहां 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर nth नंबर वाला ब्राइट मिला। nth नंबर वाला ब्राइट हमें 2 सेंटीमीटर दूरी पर मिला। अब हमने इसकी वेवलेंथ को बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 589 एंगस्ट्रॉम बढ़ा दिया इसको, इस वैल्यू में इतना जोड़ दिया, इतना बढ़ा दिया। तो मुझे ये बताओ कि अब nth जो मेरा ब्राइट होगा वो कितना दूर मिलेगा? पहले वो nth ब्राइट 2 सेंटीमीटर दूर मिला था, अब वो कितना दूर मिलेगा? कितना बढ़ा दिया मैंने? 589 एंगस्ट्रॉम बढ़ा दी। तो वो अब मेरा nth ब्राइट मिड पॉइंट से कितना दूर मिलेगा? अब इसमें ऐसा किया जा सकता है कि हम इसको ऐसे सोल्व करने लग जाएं, कैलकुलेशन बेस्ड। मान लो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसी जगह पर तो नहीं आएगा ना, तो अभी अपना y तो आएगा n बीटा। अब ये 5890 किया और d/d लगाया। अब नई दूरी y डैश ले लेते हैं, नई दूरी y डैश ले लेते हैं जिसको हमें जानना है। यहां भी nth नंबर का ही चाहिए, d/d भी वही आएगा, पर लैम्डा लिखते समय आप 5890 में ऐड करेंगे 589 और फिर डिवाइड करके y डैश निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। पर टाइम लगेगा क्योंकि ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस तरह इसको सोचते, इसी बात को कि यार ये वैल्यू ही क्यों लिखी इन्होंने, तो आप तुरंत समझ जाएंगे 10% ज्यादा है।
इसका मतलब हमारा आंसर 10% से बढ़ जाएगा और हमें लिखना होगा 2.2, आंसर आ गया। तो जो ये समझ पाया कि 10% बढ़ा, वो 1 सेकंड में फ्री होके आगे निकल लिया, वो आंसर देगा 2.2, देखेगा, ठीक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। और जो इतना शार्पली 10% नहीं समझ पाया, वो कैलकुलेशन करेगा, उसको भी रहा है, उसको भी रहा है, वो कैलकुलेट करके करेगा, तो उसका 1-1.5 मिनट इसमें लगने वाला है सॉल्यूशन में। और जिसने ये समझ लिया कि 10% है, वो इमीडिएटली 2 का 10%, 0.2 पोजीशन 2.2। या वो हो सकता है आपसे डायरेक्ट पोजीशन नहीं पूछे, वो आपसे ऐसे पूछ ले कितना शिफ्ट होगा, तो 0.2 होगा। हाँ, तो क्या पूछा है वो भी वो अपनी लैंग्वेज बदल सकता है। कहाँ जाएगा ये पूछ सकता है, कितना शिफ्ट होगा ये पूछ सकता है। तो क्या पूछा है वो एक अलग बात है, पर हम तो इसी कैलकुलेशन में उलझ के रह जाएंगे, और जो करने वाला है सवाल वो तो करके आगे निकल जाएगा। और दोनों को आता है, इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों को सवाल करना आता है, तब की बात है, नहीं आता है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आने के बाद भी आप में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि कौन 1 सेकंड में करके देता है, कौन को 1 मिनट लग रहा है। तो ये भी हमें ही, ये सारी मैथमेटिक्स हमें वो स्किल डेवलप करना चाहिए। तो मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं कि कैसे हम ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहूं, यहां पर ये 2 स्लिट हैं, मिड पॉइंट है, यहां फर्स्ट ब्राइट मेरे को मिला, यहां फर्स्ट ब्राइट मेरे को मिला, और मैंने आपसे पूछा ये कितना दूर है, तो क्या जवाब आएगा, बीटा। कितना है, लैम्डा डी बाई डी। अब मैं अगर आपसे पूछूं पहला ब्राइट किस एंगल पे मिलेगा, पहला ब्राइट किस एंगल पे मिलेगा, किस फेज डिफरेंस थोड़े ना पूछ रहा हूं, वही तो मैं इसलिए तो बात कर रहा हूं ना सारी चीजों। क्या पूछा ये तो सोचोगे ना आप, किस एंगुलर पोजीशन पर पहला ब्राइट मिलेगा। अगर मैं ये पूछता पहले ब्राइट पर दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता, तो जवाब 2 पाई होता ना। मैंने फेज डिफरेंस कहां पूछा, ना मैंने पाथ पूछा जिसको आप लेमडा बोल देते, ना मैंने डिस्टेंस स्क्रीन पर पूछी वरना आप बीटा बोल देते। मैंने तो कहा कि भाई आपको पहला मैक्सिमा इस लाइन से सामने की डायरेक्शन से कितने एंगल पर आपको पहला मैक्सिमा मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा। इसमें आप इसका डिवीजन कर देंगे, आर्क बाय रेडियस लगा देंगे ना, तो वो जो थीटा आएगा वो रहेगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अपॉन डी। तो ये मिला लैम्डा बाई स्मॉल डी, और इसी को कहते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। तो यहां से हमने निकाल लिया कि एक फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी होती है। तो 2 विड्थ हैं, एक लीनियर विड्थ तो लिखते हैं बीटा से, तो ये है लीनियर विड्थ, और ये है एंगुलर विड्थ, दोनों चीजें अलग अलग। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगुलर विड्थ आपकी स्क्रीन की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसमें कैपिटल डी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 स्लिट हैं और हमारा फर्स्ट जो मिनिमा है वो मान लीजिए थीटा डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर फर्स्ट मैक्सिमा है, तो आप अब स्क्रीन कहीं पे रखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एंगल पर आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। यानी अगर आपने स्क्रीन यहां रखा तो ये बीटा हो जाएगा, मैक्सिमा की दूरी स्क्रीन पर, और अगर हमने स्क्रीन यहां रखा तो ये बीटा हो जाएगा। इसीलिए बीटा जो होता है वो डी पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम कहते हैं लीनियर विड्थ डिपेंड्स अपॉन स्क्रीन डिस्टेंस बट एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन स्क्रीन डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। चलिए आज यहां तक हम कर पाए, नेक्स्ट क्लास में भी मैं प्रॉब्लम्स ही आपको कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। आज आप जाकर के अपना मॉड्यूल करना शुरू कर सकते हैं, इंटरफेरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए, काफी कुछ कर पाएंगे, जो नहीं होगी वो कल जब हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद हो जाएगी। थैंक यू।
हाँ भाई, इधर सब ठीक रहा?